देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 36 तक अपन सोल्व कर चुके थे। अब अपन आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। यहां तक के जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे वो घर्षण बल पर इन पर आधारित क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन है अपने पास बचे हुए 4 क्वेश्चन और हैं, 37, 38, 39 एंड 40। वो चारों क्वेश्चन वृत्तीय गति पर आधारित है, जो कि इस चैप्टर का शेष भाग जो बचा था। ध्यान हो आपको तो चैप्टर नंबर 4 का जो आधा हिस्सा तो वृत्तीय गति का चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ था, यानी समतल में गति वाले चैप्टर में, और आधा हिस्सा इसमें दे रखा था। तो जो आधा हिस्सा इसमें दे रखा है उस पर आधारित क्वेश्चन है 4। उन क्वेश्चनों को और अपन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 की। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो क्वेश्चन है क्या, यह क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा, त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड। देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा ग्रामोफोन रिकॉर्ड 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट, 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट चाल से घूर्णन कर रहा है। मिनट चाल से 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट चाल से घूर्णन कर रहा है। रिकॉर्ड पर उसके केंद्र से रिकॉर्ड पर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर, रिकॉर्ड पर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर की दूरियों पर 2 सिक्के, सेंटीमीटर दूरियों पर 2 सिक्के, 4 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर दूरियों पर 2 सिक्के रखे गए हैं। 2 सिक्के रखे गए हैं। देखिएगा बड़ा रिकॉर्ड है, 2 सिक्के रखे गए हैं। यदि सिक्के तथा रिकॉर्ड के बीच यदि सिक्के तथा रिकॉर्ड के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है, मात्रहीन राशि है, 0.15 है, तो कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ, तो कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ, तो कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ परिक्रमा करेगा। ये लो भाई, ये अपने पास क्वेश्चन है,
ये अपन ने क्वेश्चन लिख लिया, एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे आगे वाले जो तीनों क्वेश्चन है वो तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यानी अपने आप में एक डेरिवेशन है, एक फॉर्मूले हैं, वो एक नए कॉन्सेप्ट को दर्शाने वाले क्वेश्चन है वो तो। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहे हैं, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बड़ा रिकॉर्ड है, यानी अपन को उस रिकॉर्ड की त्रिज्या इन्होंने दे रखी है, इतने चक्कर प्रति मिनट चाल से वो घूर्णन कर रहा है रिकॉर्ड पर, उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर, ये अपन को इसकी घूर्णन चाल दी हुई है, और ये इतनी इतनी दूरी पर 2 सिक्के रखे हुए हैं। कौन सा सिक्का उस रिकॉर्ड के साथ घूमेगा ये अपन को पता करना है। तो देखिएगा भाई, अपन को जो वैल्यूज दी हैं वो देखो भाई, ओमेगा कितना दिया हुआ है 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट। सबसे पहले तो आप इस ओमेगा की वैल्यू को रेडियन प्रति सेकंड में चेंज करें, और आप जानते हैं एक चक्कर का मतलब 2 पाई रेडियन और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। देखिए अब इनको अपन चेंज करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो गया है 99 + 1 यानी 100, अपॉन में 3 चक्कर प्रति मिनट। अब मैं इसे चेंज करता हूं, देखो 100 अपॉन में 3, एक चक्कर का मतलब है भाई 2 पाई रेडियन और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। अब देखो, अब आप इनको किस तरह से सोल्व करते हैं, 0 से ये एक 0 कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल, 10 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14339 रेडियन पर सेकेंड, या मैं इसे लिख सकता हूं 31.4 अपॉन में 9 रेडियन पर सेकेंड। ये लो, ये मेरे पास ओमेगा की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई। अब देखिएगा एक शर्त आपको ध्यान रखनी है, वो सिक्का उस रिकॉर्ड के साथ साथ घूमेगा या उसके साथ परिक्रमा करेगा जो उससे गिरेगा नहीं, और गिरेगा वो नहीं जिसके लिए घर्षण बल का मान, जिसके लिए घर्षण बल का जो मान है उसके अपकेंद्रीय बल से क्या हो, ज्यादा हो। अगर अपकेंद्रीय बल से ज्यादा हो गया है घर्षण बल तो वो उससे गिरेगा नहीं, और कम हुआ तो वो सिक्का उससे क्या होगा, गिर जाएगा, उसके साथ परिक्रमा नहीं करेगा। तो यही अपन इसमें पता करते हैं, ओमेगा अपने पास है। तो अब देखिएगा भाई, यानी कि कंडीशन है क्या, एक्चुअल में कंडीशन यही है कि जो घर्षण बल है, जिसे कि अगर मैं एफएस कह रहा हूं, एफएस मैक्सिमम यानी कि सीमांत घर्षण बल है, ये या तो बराबर हो यानी इक्वल हो, या फिर क्या हो, बराबर या इक्वल किसके, अपकेंद्रीय बल एफसी के होना चाहिए। अब अपन इसका देखो वैल्यू रखते हैं, एफएस का मतलब क्या था, मैं इसको जानता हूं भाई म्यू, या इसे म्यू एस भी कह दूं मैं, म्यू अपॉन में एम जी, क्योंकि यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन आएगा, एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी के इक्वल होगी। और अपकेंद्रीय बल, ध्यान रहे इसका फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर भी होता है, और एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, तो मैं इसे एम ओमेगा स्क्वायर आर भी कह सकता हूं। ध्यान रहे रिकॉर्ड की त्रिज्या भी दे रखी है भाई सवाल में, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा, अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई है, अब मेरे पास जो इक्वेशन बन गई है वो ये है, यानी इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूं म्यूजी इज ग्रेटर देन या इक्वल ओमेगा स्क्वायर आर। ये लो, ये भी कंडीशन मेरे पास अप्लाई हो रही है। अब देखो भाई, अब मैं इसमें यहां पर इस म्यूजी की वैल्यू निकाल देता हूं, क्योंकि मेरे पास म्यू दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। तो देखो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.15, जी की वैल्यू 10, यानी कि ये हो गई है 1.5। म्यू का कोई मात्रक होता नहीं है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्व का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास म्यू जी की वैल्यू आ गई है। अगर इससे 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक वैल्यू अगर ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू जिस सिक्के के लिए आ रही होगी, वो सिक्का तो उससे पृथक हो जाएगा, और जिसके लिए कम आ रही होगी वो सिक्का वहां क्या होगा, उसके साथ टिका रहेगा, या यूं कह सकते हैं उसके साथ क्या करेगा, वो गति करता रहेगा। यह मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो एक एक सिक्के की बात करता हूं मैं,
पहले सिक्के के लिए, मैं अगर पहले सिक्के की बात करूं, जो कितनी दूरी पर है भाई, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो देखो इसके लिए ओमेगा स्क्वायर आर कितना आएगा, ये मेरे पास कंडीशन ये आ गई है भाई, और इसके अंदर म्यूजिक की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इससे ज्यादा है या कम है, उसी आधार पर अपन बताएंगे कि सिक्का गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो देखो पहले सिक्के के लिए अगर मैं वैल्यू देखता हूं, तो पहले सिक्के के लिए देखो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू वही है मेरे पास, कितनी है ओमेगा की वैल्यू, ये रही 31.4 अपॉन में 9 इसका स्क्वायर। लेकिन इस सिक्के के लिए त्रिज्या क्या होगी, पहले सिक्के के लिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मतलब 0.04 मीटर कह सकता हूं मैं इसे। और अब मैं अगर इसे सोल्व करता हूं, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.488, 0.488 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के तुल्य है। अब आप गौर कीजिएगा, ये जो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर आ रही है, ये 1.5 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर की दूरी वाला जो सिक्का है, ये सिक्का रिकॉर्ड के साथ घूमेगा। तो आप ये कह सकते हैं यह सिक्का रिकॉर्ड के साथ घूमेगा, यानी उसके साथ क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। अब देखो क्यों घूमेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 0.488 वो 1.5 से क्या है, कम है, यानी कि इस घर्षण वाले बल से क्या है, ये वैल्यू कम आ रही है। अब अगर मैं इसी तरह से अगर बात करूं, देखो दूसरे सिक्के के लिए, दूसरे सिक्के के लिए देखो भाई, दूसरे सिक्के के लिए ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की वैल्यू तो वही है 31.4 अपॉन में 9 इसको स्क्वायर, लेकिन इसके लिए त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है भाई, 14, यानी कि 0.14 मीटर हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट करें, सोल्व करें, तो ये आएगा 1.707 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसमें गौर करें कि ये वैल्यू 1.5 से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये 1.7 आ रही है। इसका मतलब ये सिक्का क्या होगा, रिकॉर्ड से फिसल जाएगा। यह सिक्का रिकॉर्ड से फिसलेगा, यानी कि जो उसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये सिक्का इस रिकॉर्ड से क्या होगा, फिसल जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको अपने सोल्व कर लिया, बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने जान लिया। इसके डेटाओं के आधार पर अपन ने इसे एक्सप्लेन कर लिया है। आप इसे नोट करें, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे कैसे आप इसे नोट कर लें। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। ये तो था क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एक सर्कस के खेल वाला क्वेश्चन है, उसको अपन अब सोल्व करते हैं। देखो देखिए भैया, अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो आपने सर्कस में, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, आपने
सर्कस में मौत के कुएं, मौत का कुआं आप जानते हैं, ऐसे सर्किल जो कि जालनुमा होता है, गोला पूरा। आपने सर्कस में मौत के कुएं यानी कि एक खोखला जाल युक्त गोलीय चेंबर, चलो लिख देते हैं इसके बारे में भी। एक खोखला जाल युक्त गोलीय चेंबर, एक खोखला जाल युक्त गोलीय चेंबर, एक खोखला जाल युक्त गोलीय चेंबर, ताकि उसके भीतर के क्रियाकलापों को, चेंबर ताकि उसके भीतर के क्रियाकलापों, एक खोखला जालयुक्त गोलीय चेंबर ताकि उसके भीतर के क्रियाकलापों को दर्शक देख सके, क्रियाकलापों को दर्शक देख सके, यानी कि ये क्या है, मौत का कुआं है। तो देखिए, आपने सर्कस में मौत के कुएं, इससे आगे बातें करें, में मोटरसाइकिल सवार, कुएं में मोटर साइकिल सवार, आपने मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार को ऊर्ध्व लूप में, मोटरसाइकिल सवार को ऊर्ध्व लूप में मोटरसाइकिल चलाते हुए, ऊर्ध्व लूप में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। ये लो, यानी कि ये सर्कस वाला जो टॉपिक है, ऊर्ध्व लूप में जो वृत्तीय गति है, उसके कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना चाह रहे हैं। भाई बुक में तो टॉपिक दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन के रूप में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं एक तरह से। तो यह क्या कह रहे हैं, को ऊर्ध्व लूप में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। ये थ्योरी को सामने स्पष्ट कर दिया। तो आप देखिए क्या क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए कि मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा न होने पर भी गोले के उच्चतम बिंदु से नीचे क्यों नहीं गिरता है। तो देखिए, इसमें भी दो क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट, पहला तो मैं ले लेता हूं, स्पष्ट कीजिए कि, पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यह है, स्पष्ट कीजिए कि वह मोटरसाइकिल सवार, स्पष्ट कीजिए कि वह मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा, मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा, स्पष्ट कीजिए कि वह मोटरसाइकिल सवार नीचे से कोई सहारा न होने पर भी, कोई सहारा न होने पर भी, नीचे से कोई सहारा न होने पर भी गोले के उच्चतम बिंदु से, गोले के उच्चतम बिंदु से नीचे क्यों नहीं गिरता, गोले के उच्चतम बिंदु से
नीचे क्यों नहीं गिरता? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है। फिर देखिए इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर ये क्या पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि यदि चेंबर की त्रिज्या, ये जो गोलीय चेंबर है उसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो, यदि चेंबर की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर हो तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए सेंटीमीटर हो तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए, यदि चेंबर की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? ये लो, ये क्वेश्चन अपने पास है। अब अपन इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करते हैं। क्या क्या ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। पहले अपन फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें। देखिए अगर मैं ये इस तरह से चेंबर बनाता हूं, ये कोई चेंबर है, अगर इसके, ये तो निम्नतम बिंदु हो गया यहां पर, और ये क्या है, उच्चतम बिंदु है। यहां अगर साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार है, अब आप देखिएगा उसके ऊपर लगने वाले बलों की अगर अपन बात करें, ये लो मैं यहां से सेंटर ले लेता हूं, ये इसकी त्रिज्या में स्मॉल आर ले लेता हूं, ये मैं ले लेता हूं। तो देखो इस पर लगने वाले बलों की अपन चर्चा करें तो देखो सबसे पहले तो इसका जो भार है mg वो कहां लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब केंद्रीय बल इधर होगा लेकिन प्रतिक्रिया बल n क्या होगा, इस डायरेक्शन में आ गया, ये इसका केंद्र O था। अब केंद्रीय बल इस डायरेक्शन में हो गया, क्या वैल्यू होगी उसकी, mv² अपॉन में r, ये लो भाई। अब आप यहां इससे स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि mg प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा, mv² अपॉन में r होगा। यानी मैं यो कह सकता हूं कि जब मोटरसाइकिल सवार वृत्तीय लूप के उच्चतम बिंदु पर होता है तो अब केंद्रीय बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और उसके भार से क्या होता है, उसे संतुलित कर देता है, जिससे वह नीचे की ओर नहीं गिरता है। तो वही जो मैंने अभी बताया इस चित्र में जो दिख रहा है उसी लैंग्वेज को अपन लिख देते हैं। जब मोटरसाइकिल सवार वृत्तीय लूप के उच्चतम बिंदु पर होता है, जब मोटरसाइकिल सवार वृत्तीय लूप के उच्चतम बिंदु पर होता है तो अपकेंद्रीय बल है अपकेंद्रीय बल, जिसका फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन में r। तो अपकेंद्रीय बल यानी कि mv² अपॉन में r, अभिलंब प्रतिक्रिया बल n, अभिलंब प्रतिक्रिया बल n, मैंने n से लिया है, आप इसे r से भी ले सकते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया बल n वे भार mg से प्राप्त होता है। अब केंद्रीय बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल n वे भार mg से संतुलित होता है, ये लिख देंगे, भार mg से
mg से संतुलित होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल n वे भार mg से क्या होता है, वो संतुलित होता है, जिससे वह नहीं गिरता है। होता है फलस्वरूप वह नहीं गिरता है। ये लो भाई, यहां फर्स्ट पार्ट अपन ने सोल्व कर दिया है। नंबर सेकंड, अब ये नंबर सेकंड में ये क्या कह रहे हैं, या एक लाइन और अपन बढ़ा सकते हैं, फलस्वरूप वह नहीं गिरता है। चलो इसको ऐसे कर देते हैं अपन, ऐसे देखो, से संतुलित होता है, अर्थात मैं इक्वेशन को लिख देता हूं, mv स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू, मैं क्या इक्वेशन कह सकता हूं भाई इसकी, में mg प्लस n, क्योंकि ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, mg प्लस n। ये लो भाई, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। फलस्वरूप वह नहीं गिरता है। ये लो भाई, अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यदि चैम्बर की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल क्या होगी। यानी कि इस लूप को पूरा करने के लिए न्यूनतम चाल ये पूछ रहे हैं। और भैया न्यूनतम चाल होने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो देखो भाई, v इज इक्वल टू वी मिनिमम होने के लिए n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान क्या होना चाहिए, 0, मिनिमम वेग होने के लिए। इसलिए तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, m v की जगह मैंने क्या कर दिया है, v मिनिमम का स्क्वायर अपॉन में r mg, n की वैल्यू क्या कर दी है मैंने इक्वेशन में, 0। ये लो, तो मेरे पास v मिनिमम इज इक्वल टू क्या इक्वेशन हो जाएगी, m से m कैंसिल, r इधर, g पहले से ही है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ rg। ये लो, एक फॉर्मूला ही बन गया, यानी कि उच्चतम बिंदु पर मिनिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, v मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ rc। अब अपने पास इनकी सबकी वैल्यूज है ये, तो ये वैल्यूज आप क्या कीजिए, पुट कीजिएगा। r की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर हो भाई, 25 क्या कह रहे हैं, ये सेंटीमीटर कह रहे हैं। यहाँ ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये 25 मीटर आएगा, क्योंकि भाई गोला तो बहुत बड़ा होता है, गोला तो क्या होता है, काफी बड़ा होता है। 25 सेंटीमीटर गोले में तो मोटरसाइकिल कैसे घुमाएगा, वो संभव ही नहीं। यानी क्या आएगा, 25 मीटर आएगा भाई, करेक्शन कर लें आप, यहां इसे मैं 25 मीटर ही कहूंगा। ये लो, 25 मीटर हो। यदि चैम्बर की त्रिज्या 25 मीटर हो तो ऊर्ध्वाधर लूप को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई, 25 मीटर मैंने ये रख दिया है, जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 रूट ऑफ ये 250 हो गए। 250 का रूट अपन देखें तो देखो 25 625 यानी 15.8 आ गए, क्योंकि 15 225 होते हैं, 15.8 मीटर पर सेकेंड। ये लो, ये इतनी मिनिमम क्या होगी, उसकी चाल होगी। यहां अपना एक क्वेश्चन नंबर 38 अपना कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे आप इसे नोट कर लें। डायग्राम मैंने बनाई दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट अपन ने सोल्व कर लिए। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, जो कि 39 जो क्वेश्चन है वो भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो इस तरह से है कि एक ड्रम के साथ कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसके साथ चिपका रह सके, उस भाग को हटाने के बाद भी एक अपने आप में एक डेरिवेशन, एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होगा, उसको और अपन समझते हैं।
देखिएगा, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिएगा। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है 70 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति 70 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 70 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 20 चक्कर प्रति मिनट की चाल से 20 चक्कर प्रति मिनट अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 20 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करती 3 मीटर त्रिज्या की किसी 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 20 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करती 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में दीवार के साथ किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में खड़ा है। दीवार के साथ उसके संपर्क में क्या है, वो खड़ा है। 70 किलोग्राम कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 20 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करती 3 मीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार दीवार के साथ उसके संपर्क में खड़ा है। दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक दीवार तथा उसके कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। 0.15 है। ये अपन को इतने आंकड़े तो इन्होंने दे रखे हैं। कपड़ों के बीच घर्षण गुणांक कितना है? 0.15 है। दीवार की वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए। दीवार की वह न्यूनतम, ध्यान रहे भाई इन्होंने न्यूनतम कहा है, ये अपन को ज्ञात करनी है। दीवार की वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए। दीवार की वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए जिससे फर्श को अचानक हटा लेने पर भी दीवार की वह न्यूनतम घूर्णन चाल ज्ञात कीजिए जिससे फर्श को
अचानक हटा लेने, जिससे फर्श को अचानक हटा लेने पर भी, हटा लेने पर भी, जिससे फर्श को अचानक हटा लेने पर भी वह व्यक्ति बिना गिरे, वह व्यक्ति बिना गिरे, बिना गिरे दीवार से चिपका रह सके। दीवार से चिपका रह सके। देखो भाई, ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अपने आप में एक फॉर्मूला या डेरिवेशन होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन एक डेरिवेशन की, इसी तरह से इसमें भी डेरिवेशन होगी। और इससे आगे का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, उसमें भी एक अपने आप में एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला व्युत्पन्न होगा। अब देखिएगा भाई, यह किस तरह से क्या है, किस तरह से दिया गया है, वो चीज देखेगा। अब अपन बिना, अगर अपन बात करें कि इस तरह से, देखो ये कोई व्यक्ति अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 20 चक्कर प्रति मिनट, ये तो अपन को ये वैल्यू दे दी है इसने भाई, कोणीय चाल दे रखी है, 3 मीटर उसकी त्रिज्या भी दे रखी है, बेलनाकार दीवार है भाई, ये है मेन, देखो। और घर्षण गुणांक भी 0.15 अपन को दिया हुआ है, और न्यूनतम अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो भाई, बेलनाकार दीवार बना दें सबसे पहले, यूं कह सकते हैं एक तरह से कोई घूर्णक है। ये इस बेलनाकार ये जो दीवार है, इसके साथ यहां कोई एक व्यक्ति है, ये मैंने कोई व्यक्ति यहां बना दिया है भाई, एक सिंबल के तौर पर मैंने बना दिया। अब देखिएगा, इस व्यक्ति पर लगने वाले बलों की अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो इस व्यक्ति का जो भार होगा mg, वो कहां लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और घर्षण बल इसकी गति के क्या होगा, विपरीत, ये इधर होगा। फिर एक बात फिर देखिएगा आप, ये इस अक्ष के सापेक्ष जो घूर्णन कर रहा है, मैंने मान लिया ओमेगा कोणीय चाल से ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो अब आप देखें कि इसे अभिलंब प्रतिक्रिया जो बल होगा, उससे अपकेंद्रीय बल की प्राप्ति होगी। यानी अपकेंद्रीय बल का मतलब मैं उसे कह देता हूं एफसी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये लो एफसी की क्या होगी, प्राप्ति होगी। यहां मैंने एफसी ले लिया है, और यहां ये क्या हो गया है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन हो गया है। अब देखिएगा, यहां एक कॉन्सेप्ट आपको देखने का है कि ये व्यक्ति इस दीवार से चिपका रहे, इससे हटे नहीं, इससे गिरे नहीं। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि ये जो घर्षण बल है वो इस व्यक्ति के भार mg से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यही शर्त है। या मिनिमम मान इसके क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अगर इसके बराबर है तो वो रुका रहेगा। तो देखिए, मैं क्या कह सकता हूं, मैं एक लाइन लिख देता हूं, बिना गिरे दीवार से चिपके रहने हेतु, बिना गिरे दीवार से चिपके रहने हेतु क्या होना चाहिए कि ये जो घर्षण बल है Fs इज ग्रेटर देन या इक्वल, ये होना चाहिए किसके, इसके भार के। नहीं तो भार की वजह से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ये लीजिए, भार को मैंने कह दिया है mg। अब आप फिर यहां, अब कॉन्सेप्ट देखो भाई, ये जो Fs है ये इससे बैलेंस हो रहा है। अब यहां अगर मैं आगे फिर और आगे बढ़ता हूं तो मैं क्या जानता हूं कि Fs क्या होता है भाई, म्यू n। और यहां आप फिर गौर करें, n किसको बैलेंस कर रहा है, Fc को, यही तो इक्वेशन आ रही है। और यहां अगर इसको ये बैलेंस कर रहा है Fc को, तो देखिए भाई म्यू, और आप जानते हैं कि अगर ये Fc है, n इज इक्वल टू, ये लो मैं Fc कह देता हूं, तो आप इस बात को जानते हैं कि Fc इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर बी होता है, mv स्क्वायर अपॉन में आर बी होता है। अपन इनके फॉर्मूले पढ़ ही चुके हैं, जान चुके हैं, पहले कई सवाल भी कर चुके हैं। तो देखिए, इसलिए म्यू m ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन या इक्वल क्या हो गया, mg। m से m को आप कैंसिल कीजिए, तो मेरे पास क्या रह गया भाई, म्यू ओमेगा स्क्वायर, म्यू ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल क्या आ गया है, g आ गया है।
ये लो भाई, ये मेरे पास ये कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, निकाल लिया है। अब देखिएगा भाई, इसी क्वेश्चन में मैं फिर आगे फिर इधर सोल्व कर रहा हूं इसका शेष पार्ट। अब मुझे अगर इस ओमेगा की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो ये इसके इक्वल कर दीजिए आप, यानी कि म्यू ओमेगा मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, ये जी बन जाएगा। म्यू ओमेगा मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू जी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा मिनिमम। तो देखिए भाई, ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू जी अपॉन में म्यू, और ये इसका रूट बन गया। ये लो मेरे पास फॉर्मूला आ गया। हाँ, एक अपन भूल गए भाई, आर, म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये लो आर को कैसे भूल जाएंगे, यहाँ ये लो आर, तो यहाँ इधर से आर, ये म्यू आर आ गया, यानी ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन में म्यू आर। मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है। अब इस फॉर्मूले में देखो वैल्यूज क्या क्या रखनी है मेरे को, सारी वैल्यूज मेरे को दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू, देखो भाई जी की वैल्यू तो मैंने 10 रख दी है, फिर देखो म्यू कितना है 0.15, आर 3 मीटर त्रिज्या है। ये लो भाई, ये भी 3 आ गया, ये वैल्यू रख दी है मैंने। अब इससे अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये मेरे पास आएगा 4.7 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ओमेगा मिनिमम अप्रोक्स में इसे 5 रेडियन पर सेकेंड कह सकता हूं, यानी कि इतना मिनिमम अगर उसकी कोणीय चाल होगी तो ये उससे क्या होगा, ये व्यक्ति यहाँ उस बेलनाकार ड्रम या बेलनाकार दीवार से क्या होगा, चिपका रहेगा। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 39 कर लिया है। अब इस चैप्टर का लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 40। वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक पतला वृत्तीय तार है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परिधेय कोणीय आवर्ती ओमेगा से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। उसमें उसके लिए सिद्ध करना है एक फॉर्मूला, यानी बड़ा क्वेश्चन है, उसके भी 2 पार्ट हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट इज से नोट कर लें, फिर अपन इसके बाद अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो अपन ने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को, चाहे इसके एग्जाम्पल्स हो, अनसोल्ड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन को अपन ने सोल्व किया है। कोई भी क्वेश्चन अपन ने मिस नहीं किया है, यानी कि कंटिन्यूअसली किए हैं अनसोल्ड क्वेश्चन, तो जिनके नंबरिंग भी अपन ने चेंज नहीं की है। सीक्वेंस जो अपनी बुक में जो सीक्वेंस दे रखा है क्वेश्चन का, उसी अकॉर्डिंग किया है। 1 to लेकर के 42 तक, 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चनों को अपन ने इसमें क्या किया है, सोल्व किया है, कंटिन्यूअसली सोल्व किया है।